ओके जी, लास्ट टाइम हमने ये देखा था बुनियादी तौर पे अगर हम 3 पिलर्स को मिलाएँ तो वो कन्वर्ज होके एक बनता है, ऑब्जेक्ट। मैंने जी, दोबारा बोलें? अच्छा। आवाज़ जानी चाहिए वैसे। अहमद आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। ओके, ग्रेट। सो रिकॉर्डिंग भी हो गई है। अच्छा, नॉर्मली हमने पढ़े थे 3 चीज़ें और मैंने कहा था ये तीनों बैकबोन है और मतलब ये वो ज़ाहिर है उसको हरफ़े आखिर नहीं बना लेना। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी उसके मुताबिक ये 3 बैकबोन्स हैं। एक ऑब्जेक्ट, दूसरा अरे और तीसरा फंक्शन। और अगर आप इन तीनों को भी शॉर्ट करना हो तो तीनों मिलके क्या बनती है? मैंने कहा था जी फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा था जी अरे भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है वो कौन-सा है? ऑब्जेक्ट है। जिधर जाएँगे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से जान नहीं छूटेगी और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमने डॉक्यूमेंट देखा था, क्या था? ऑब्जेक्ट था। हमने विंडो देखा था, वो क्या था? ऑब्जेक्ट था। हमने कंसोल देखा था, वो क्या था? ऑब्जेक्ट था। तो जावास्क्रिप्ट में बेशुमार बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने सारे याद रखने हैं, हमें ऑब्वियसली जो-जो हम साथ पढ़ते जाएँगे, हमें ऑब्जेक्ट्स की फ़ैमिलियरिटी या ऑब्जेक्ट्स में मज़ीद डेप्थ में जाते जाएँगे। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर हमें कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस। तो मैंने कहा लास्ट टाइम फंक्शन भी बताया था और ये बताया था कि फंक्शन में जो फैट एरो फंक्शंस या एनोनिमस फंक्शंस हैं, वो बतौर प्रॉपर्टी वैल्यू आते थे, यानी प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू 2 चीज़ें होती थी। तो बतौर प्रॉपर्टी वैल्यू में फंक्शन भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, अरे भी आ सकता है और ये सारी चीज़ें आपस में नेस्टेड भी हो सकती हैं। फिर मैंने ये कहा था कि नॉर्मली जो कॉलबैक फंक्शंस सॉरी जो फैट एरो फंक्शंस था और जो एनोनिमस फंक्शन था, उसको हम आम तौर पे इस्तेमाल कम करते हैं। आम तौर पे हम फंक्शन विद आइडेंटिफायर ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी नेम्ड फंक्शन जिस फंक्शन को नाम दिया होता है। लेकिन कॉलबैक और फैट एरो फंक्शन का एक खास इस्तेमाल है और वो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करेंगे, तो उस वक़्त हम एनोनिमस फंक्शन या फैट एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम कम ही यूज करेंगे या करेंगे भी तो फिर हम उसे उसके रेफरेंस को किसी वेरिएबल में स्टोर करके हम उसको जिक्र करेंगे। तो ये तो था सारा रीकैप जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके थे। अच्छा, मैंने चूंकि कहा था कि जी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है जावास्क्रिप्ट में, तो एक दो और जिक्र कर लेते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को जिक्र करने का या उन फंक्शंस को जिक्र करने का इस वक्त मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये समझा सकूं कि ऐसा कौन सा सिनेरियो है जिस सिनेरियो में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास होता है। लास्ट टाइम हमने ये जिक्र किया था कि जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन बतौर पैरामीटर पास हो तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं कॉल बैक। तो कॉल बैक चूंकि एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऐसी कोई मिसाल ही नहीं थी, तो आज वो मिसाल पहले देता हूँ। तो एक बात तो आपको ये पता लग गई जी कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, ये अगेन इट्स जस्ट अ रीकैप, एक टेस्ट नाम का फंक्शन है और आपको पता है कि ये पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स आते हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पैरामीटर दे दूं ए और बी, तो इसका मतलब है जो भी फंक्शन कॉल के वक्त मैं पैरामीटर पास करूंगा वो पहला वाला पहले वेरिएबल में कॉपी होगा और दूसरा वाला दूसरे वेरिएबल में कॉपी होगा। अब अगला इसमें एक ये भी है कि फंक्शन कॉल करते वक्त हम आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट देते हैं उसको। 12 एक आर्ग्यूमेंट है, 14 एक आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, बाद लोग ना ये भी इंटरचेंजेबल यूज करते हैं। बाद लोग इनको आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे होते हैं, इनको पैरामीटर बोल रहे होते हैं। बाद लोग इनको पैरामीटर बोल रहे होते हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे होते हैं। असल नाम किताबी नाम इनका ये है कि इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स और इनको कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, बट आप वो भी कर लेंगे कॉम्बिनेशन तो आपको समझ आना चाहिए भाई, ये एक जगह से पास होते हैं दूसरी जगह रिसीव होते हैं। तो नॉर्मली ज्यादातर लोगों के पढ़ने की कन्वेंशन ये है कि ये पैरामीटर्स पास हो रहे हैं और यहाँ कहते हैं ये आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट दी जा रही है उसको, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, एक आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट्स, तीन आर्ग्यूमेंट्स। तो मतलब मैं अगर इसे उलट पुलट भी कर दूं तो आई थिंक इट विल कन्वे द मीनिंग। तो अब मैंने कहा जी अगर मैं बिलफर्ज इसे एक ही रखूं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, या दो रख भी सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ जी कि अब बजाय इसके कि इसका जो पहला पैरामीटर है वो नंबर नहीं होगा, वो क्या होगा, मैं कहता हूँ जी कि ये एक फंक्शन होगा। अब आप देख लें कि ये पहला केस सिनेरियो है एज एन एग्जांपल, जिसमें मैं आपको क्या दे रहा हूँ, फंक्शन के दो पैरामीटर दे रहा हूँ। आप इस तरह लिख लें अगर आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो। बजाते खुद टेस्ट एक फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन वो है जो मैंने डिफाइन की है और इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स में पहला आर्ग्यूमेंट एक और फंक्शन दे रहा हूं, पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं।
तो मैंने ये कहा था कि जब एक फंक्शन के पैरामीटर में या आर्गुमेंट में दूसरा फंक्शन लिख दूं, तो ये जो अंदर वाला फंक्शन जिसको बतौर आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं ये कॉल बैक फंक्शन है। क्या कहते हैं इसको? कॉल बैक फंक्शन है। इसे कॉल बैक क्यों कहते हैं, इस लफ्ज की तशरीह और बड़ी डिटेल डेप्थ आगे आएगी, लेकिन आप इसको समझ लेंगे कॉल बैक फंक्शन। अच्छा, ये कॉल बैक फंक्शन को देने का दूसरा तरीका ये कि आप फंक्शन का कीवर्ड भी ना लिखें, आप सिर्फ ये लिख दें। मैंने आपको बताया हुआ कि एनोनिमस फंक्शन, फैट एरो फंक्शन समवट सिमिलर टू दैट। तो जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर, तो ये एनोनिमस या कॉल बैक फंक्शन, यानी एनोनिमस फंक्शन बतौर कॉल बैक फंक्शन यूज हो रहा है, पूरा इस तरह यूं पढ़ेंगे। और सेकंड क्या है, ये पैरामीटर है। तो मैंने कहा था यहाँ जो भी वेरिएबल देंगे, जो कुछ भी आप यहाँ से पास करेंगे वो इसमें रिसीव हो जाएगा। तो इसका मतलब ए में क्या आएगा, इसी फंक्शन का रेफरेंस। फंक्शन ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट किसी को असाइन होता है, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन नहीं होती, क्या असाइन होता है, रेफरेंस असाइन होता है, एड्रेस असाइन होता है। तो मैंने कहा जी मैं इस पहले फंक्शन को पास कर रहा हूं एज एन आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या ए में क्या कॉपी होगा, इस फंक्शन का रेफरेंस। और ये जो 14 है ये बजाते खुद एज अ वैल्यू जाके स्टोर होगी, बिकॉज प्रिमिटिव वैल्यू है। ठीक है, प्रिमिटिव वैल्यू। अच्छा, मैंने एक लफ्ज बोला है प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव ऐसी टाइप्स जो पहले से फिक्स्ड है, डिफाइन है। मिसाल के तौर पे नंबर, ये प्रिमिटिव है। स्ट्रिंग को प्रिमिटिव ट्रीट किया जाता है, बुलियन को प्रिमिटिव ट्रीट किया जाता है। तो ये 3-4 हैं जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद जितनी भी हैं ऑब्जेक्ट नॉन प्रिमिटिव है। ऑब्जेक्ट हम खुद बनाते हैं, पहले से जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। नंबर टाइप वो है जो पहले से जावास्क्रिप्ट उसको जानता है, पहचानता है नंबर क्या है, स्ट्रिंग को भी पहचानता है। अरे को नहीं पहचानता, अरे हम खुद क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट को नहीं पहचानता, ऑब्जेक्ट हम खुद क्रिएट करते हैं। फंक्शंस को नहीं पहचानता, फंक्शन। तो ये सारे क्या है, नॉन प्रिमिटिव। तो यानी टाइप्स दो तरह की होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। बस ये एक एडिशनल पॉइंट था। तो ये वो सिनेरियो है जहां पे हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास करूं। मेरे ख्याल में मैं इतनी दफा ये बात रिपीट कर चुका हूं, अब तो पक्की होनी चाहिए, नक्श हो जानी चाहिए आपके जहनों में। ठीक है, तो ऐसे केस जहां हम खुद पैरामीटर पास करेंगे, ये भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन अभी मैं जो बात करने लगा हूं, आप अक्सर जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेट टाइम आउट। ये बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये नोड और जावास्क्रिप्ट और ये जावास्क्रिप्ट का पूरा जो इवेंट लूप का आर्किटेक्चर है ना, आगे चल के समझाऊंगा, वो बेसिकली समवट किसी ना किसी तरह इन फंक्शंस पे रिलाई करता है। तो सेट टाइम आउट नॉर्मली जिन लोगों ने यूज किया होता है ना, वो इसे यही समझते हैं जी, अगर कोई डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी हो, यानी हम ये चाहते हैं कि कोई फंक्शनैलिटी 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद परफॉर्म हो, इंस्टेंटली ना हो, तो हम सेट टाइम आउट यूज करते हैं। बट सेट टाइम आउट और भी बहुत बड़ी फिलोसफी है इसमें। बहरहाल, तो सेट टाइम आउट एक बिल्ट इन फंक्शन है जी, जस्ट लाइक लॉग। कंसोल लॉग भी हमने पढ़ा है ना, तो लॉग क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था। किस ऑब्जेक्ट का पार्ट था, कंसोल के ऑब्जेक्ट का पार्ट था। फिर डॉक्यूमेंट में हमने पढ़ा, तो डॉक्यूमेंट के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं उसके अंदर। फिर हमने कहा था जी कि सेट, हमने अलर्ट लिखा, तो अलर्ट क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था। कंफर्म क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था। गॉट इट। प्रॉम्प्ट क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था। तो सेट टाइम आउट भी क्या है, तो मुझे बताएं, अलर्ट के साथ, अलर्ट अगर फंक्शन था तो ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए ना, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में तो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट है कि जिसका अलर्ट पार्ट है? यस, यानी ऐसे एक ही तरह के हमने ऑब्जेक्ट देखे हैं, या ऐसे एक ही तरह के फंक्शंस देखे हैं जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो क्या समझेंगे, वो क्या है, विंडो का पार्ट है। यानी विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि वो ग्लोबल है, तो ये स्टैंडर्ड बन गया यार, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के साथ आप ऑब्जेक्ट के नाम लिखे बगैर उसका फंक्शन कॉल कर दो। तो अगर मैं सेट टाइम आउट लिखूंगा, तो असल में ये क्या होगा, विंडो डॉट सेट टाइम आउट। अब इसे सेट टाइम आउट लिखें तब भी चलेगा, विंडो डॉट सेट टाइम आउट लिखें तब भी लिखेगा, लेकिन आप बिहाइंड द सीन पता होना चाहिए कि विंडो सेट टाइम आउट द पार्ट। अच्छा, ये क्या करता है, और इसे बताने का और समझाने का अभी मकसद क्या है। जब कोई बिल्ट इन फंक्शन लेते हैं ना, तो उसमें कितने आर्गुमेंट्स पास होने हैं ये हमें पता होता है। ये तो लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है यार कि ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये इतने आर्गुमेंट्स ले सकता है। अब आर्गुमेंट्स में भी दो कैटेगरीज हैं, कुछ आर्गुमेंट्स होते हैं जो मस्ट होते हैं और कुछ होते हैं ऑप्शनल होते हैं। कुछ आर्गुमेंट्स के बगैर वो फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन और अपनी फंक्शनलिटी पूरी नहीं कर पाता, और कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स डालेंगे ना यूं, तो यहाँ पे आपको ये हिंट्स दे देगा। अब अगर वैसे आपको इन हिंट से लेना देना कोई नहीं है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, मुझ पे ट्रस्ट कर लें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन लिखना पड़ जाए जिसका मकसद ही नहीं पता और आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं देखनी, तो आप यहाँ से गेस कर लिया करें। ये कितने आर्गुमेंट्स लेता है, पहला ये लेता है हैंडलर,
अच्छा, ये जो जहां कॉलन पड़े हो ना, कॉलन के बाद लिखी हुई चीज डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली ये टाइप स्क्रिप्ट में ज्यादा यूज होती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम टाइप्स को कंसीडर ही नहीं करते, तो हम ये कॉलन के बाद वाली चीज को इग्नोर कर देते हैं। तो जहां लिखा हो ना कोई भी नाम फॉलोड बाय कॉलन और फॉलोड बाय कोई चीज, तो कॉलन के बाद वाली चीज क्या होती है? डेटा टाइप। यानी इसकी मिसाल यूं है, अगर मैं ये कहूं कि लेट n इक्वल्स टू 90, तो इसका मतलब ये है कि ये n कि अगर मैं बताना चाहूं कि n में कौन सी वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो मैं सिर्फ यहां लिखूंगा नंबर। तो इसका मतलब अब ये रिस्ट्रिक्ट हो गई है कि n जो है ये एक वेरिएबल का नाम है और नंबर जो है उसकी क्या है? टाइप है। अगर मैं यहां पे लिख दूं स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n है ये वेरिएबल का नाम है। अब मुझे कहेंगे ये एरर क्यों दे रहा है? तो मैंने क्या कहा है कि जावास्क्रिप्ट में टाइप्स अलाउड, लेकिन स्टाइल ये टाइप्स लिखने गए। तो ये एरर कब नहीं देंगी? जब मैं इस फाइल को क्या करूंगा? app.ts यानी टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा। गॉट इट? तो इसलिए एरर दे रहा है। इस एरर को छोड़ें, लेकिन आप ये बात याद रखें कि सेमीकोलन के बाद जब भी कुछ लिखा हो तो वो टाइप को, तो आप अगर हिंट जानना हो कि ये फंक्शन कितने पैरामीटर लेगा, तो यहां से ले सकते हैं। कॉमा को देखिएगा, क्योंकि हमारे हमने पढ़ा है कि आर्गुमेंट्स किससे सेपरेट होते हैं। तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक ये पहला आर्गुमेंट लेता है। अच्छा, जिसके साथ क्वेश्चन मार्क हो ना, अगेन टाइपस्क्रिप्ट की कन्वेंशन है, उसका मतलब है ये ऑप्शनल है। ये देंगे तब भी ठीक है, नहीं देंगे तब भी ठीक है। और उसके बाद ये लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अच्छा, फिर ये देखें, ये जो कॉलन है ना, तो कॉलन के बाद नंबर है और ये पाइप साइन है। पाइप साइन का मतलब होता है और, यानी इसकी डेटा टाइप या नंबर हो सकती है या फिर अनडिफाइंड हो सकती है। क्लियर हो गई बात? और उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट्स, चूंकि ये डिस्ट्रक्चरिंग ऑपरेटर है, 3 डॉट्स या स्प्रेड ऑपरेटर होता है या डिस्ट्रक्चर ऑपरेटर होता है, अभी तक उनका हमने जिक्र ही नहीं किया, तो हम इस कहानी को छोड़ देते हैं फिलहाल। हम सिर्फ पहले दो पे फोकस करते हैं, ठीक है? सेट टाइम आउट नॉर्मली दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, और सेट टाइम आउट का जो पहला आर्ग्यूमेंट है, अब मुझे आप देख के बताएंगे शक्ल से ये क्या है? कॉल बैक फंक्शन है। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कॉल बैक है? कॉल बैक तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी। नहीं, एक बात तो ये है कि मैंने हल्का सा जिक्र कर दिया था कि जब भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में बतौर आर्गुमेंट आए, तो वो होगा ही कॉल बैक। लेकिन चूंकि अभी अभी हमने कॉल बैक नहीं पढ़ा, तो फिर आप मुझसे पूछेंगे कॉल बैक क्या, तो मैं कहूंगा चुप कर जाएं। लिहाजा कॉल बैक वाली कहानी तो छोड़े ना, ये कहें कि ये एक फैट एरो फंक्शन बतौर आर्गुमेंट पास हो रहा है। दैट्स द ओनली थिंग अभी तक जो हमने पढ़ा है। कॉल बैक है, एब्सोल्युटली एग्री, लेकिन मैंने चूंकि कॉल बैक एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो इसलिए चुप कर जाए। इसका जो दूसरा पैरामीटर है या दूसरा आर्गुमेंट है, दैट इज नॉर्मली अ टाइम आउट। अच्छा, सेट टाइम आउट का फंक्शन ये है, ये नॉर्मली मैंने पहले बता दिया कि कोई डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिलेड फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन में कोई भी चीज लिखूंगा और मैं उसे टाइम दे दूंगा कि यार ये चीज तुमने एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन इतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट करनी है। अगर मैं मिसाल के तौर पर यहाँ टाइम दूं ना, मैं अगर लेट सपोज दे दूं 1000, तो ये जो टाइम होता है नॉर्मली, आपको पता है टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सा है? मिली सेकेंड है। टाइम को इंटरनेशनली कैलकुलेट करने का या टाइम स्टैम्प्स को कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड यूनिट वो क्या है? मिली सेकेंड। तो हम मोस्टली जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शन में जब भी टाइम स्पेसिफाई करेंगे या किसी भी प्लगइन, थर्ड पार्टी को प्लगइन यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का, तो उसमें भी जो टाइम स्पेसिफाई करेंगे वो हमेशा किस में करेंगे? मिली सेकेंड में, फॉर दी एक्यूरेसी। क्योंकि अगर हम सेकंड दें, तो कंप्यूटर तो हर काम किस में करता है? मिली नहीं, बल्कि मिली से भी ऊपर जाता है, माइक्रो और नैनो सेकंड में काम करता है। माइक्रो सेकंड का पता है ना? मिली सेकंड क्या होता है? 10⁻³ मिली होता है। हाँ, माइक्रो -3। एंड देन इसी तरह उसके बाद आता है आपका नैनो। नैनो क्या होता है? नैनो 9 होता है यार। ठीक हो, ठीक है। तो ये जो माइक्रो, नैनो, पिको, ये माइनस में वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। खैर, एनीवेज, तो 1000 का मतलब क्या है? 1000th पार्ट ऑफ अ सेकंड व्हिच इज अ मिली सेकंड। तो 1000 देंगे तो 1 सेकंड कंसीडर होगा, 2000 देंगे तो 2 कंसीडर होगा। नहीं, सेकंड में नहीं कर सकते, दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? अगर आप सेकंड देंगे ना, तो फिर ये जो आर्ग्यूमेंट की टाइप है वो नंबर नहीं रहेगी, क्योंकि सेकंड देंगे तो आपको 1s लिखना होगा। तो s इज नॉट अ पार्ट ऑफ नंबर, वो क्या बन जाएगी फिर? ms नहीं। हाँ, एक चीज और, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, अगर ये वेरिएंट वो प्रोवाइड करता है, तो फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, ठीक है? तो अब नॉर्मली हम यहाँ पे 2 सेकंड लिखते हैं, और मैं यहाँ पे इस फंक्शन में, इस कॉल बैक फंक्शन में ये लिखता हूँ। अब आपको कॉल बैक की समझ आएगी, और फिर उसके बाद आप कॉल बैक कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली किसी चीज को। मैंने कहा जी लॉग
लॉग, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यानी पेज को रन करूंगा, तो रन करने के बाद व्हाट आई बी गेटिंग इज कि 2 सेकंड का डिले आएगा, और 2 सेकंड के बाद मुझे क्या मिलेगा, कंसोल लॉग। 2 सेकंड के बाद मुझे हेलो मिला। ये जो 12 और यासिर है, ये ऊपर कहीं और स्टेटमेंट लॉग हुई होगी। 2 सेकंड के बाद मुझे हेलो मिला। अब कॉल बैक का मतलब क्या है, जरा इस पे लफ्ज पे फोकस कीजिएगा, कॉल मी बैक। कॉल बैक का मतलब क्या है, अभी मैं बिजी हूं, मुझे कॉल बैक करना थोड़ी देर के लिए। जब हम 2 सेकंड दे देते हैं ना, तो मैंने क्या बोला था शुरू में कि जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज अ, और सिंगल थ्रेडेड का मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड चाहे 1000 लाइनों पे मुश्तमिल है, वो एक ही प्रोसेस में चलता है। तो एक ही प्रोसेस में चलने का मतलब क्या है कि कंकरेंट एग्जीक्यूशंस नहीं हो सकती, दो काम एक वक्त में नहीं हो सकते। गॉट इट? तो सेट टाइम आउट का मतलब क्या है कि ये एक वेब एपीआई है। आई रिपीट, सेट टाइम आउट क्या है, एक वेब एपीआई है। वेब एपीआई का मतलब आप यूं समझ लें कि ये एक सेपरेट थ्रेड है, या ये एक सेपरेट एरिया है। तो जब मैं किसी भी चीज को सेट टाइम आउट में रखता हूं ना, तो मैं पता है क्या कह रहा हूं, ये वाला कोड लो और इसको सेपरेटली एग्जीक्यूट करो। जब तुम्हारी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए, तो वापस आके इस फंक्शन को कॉल कर लो। बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई। मैंने इसे कहा, ये जो फंक्शन है ना, सेट टाइम आउट को मैंने कहा जी 2 सेकंड के लिए तुम वेट करो। तो जो ही मैं ये फंक्शन चलाऊंगा, तो सेट टाइम आउट एक कॉल भेज देगा ब्राउजर की एपीआई को। ब्राउजर की एपीआई यूं समझें कि एक बिल्ट इन वे है, या एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है स्पेसिफिक कोड को एग्जीक्यूट करने का। अभी के लिए एपीआई ये समझ लें, वैसे एपीआई में भी काफी सारी डिटेल या डेप्थ है। तो यूं समझ लें कि मैं उसे कहूं यार इसको उठा के ले जाओ और एक सेपरेट एरिया में जाके एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। तो जो भी सेट टाइम आउट में मैं कोड दूंगा, वो उसको उठा के मेन थ्रेड से हटा लेगा, उसको मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। यानी अगर मैं इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट लिख दूं ना, तो सेट टाइम आउट इस कोड को वो चलेगा, वो पहले चल जाएगा, और सेट टाइम आउट कोड क्या हो जाएगा, एक सेपरेट जाके एक सेपरेट एरिया में एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है कि एक सेपरेट एरिया में जाके वो टाइमर चला देगा। और जब ये टाइमर अपनी काउंटिंग शुरू करेगा, 1 2 3 4 5 6, जब टाइम ये एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, इस कॉल को, इसलिए इसको कहते हैं कॉल मी बैक। अभी ना कॉल करो। तो मैंने बोला, शायद नहीं बोला, और अभी सुन लें कि कॉल बैक उस फंक्शन को कहते हैं जो अपनी एग्जीक्यूशन के लिए किसी और काम के होने पे डिपेंड करे। आई रिपीट, कॉल बैक फंक्शन उसको कहते हैं जो फौरन ना चले, जो अपनी एग्जीक्यूशन के लिए किसी और हैपनिंग का इंतजार करे। आप क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब है क्लिक के साथ आपने कोई फंक्शन एसोसिएट किया होता है, तो वो फंक्शन चलने के लिए किसका इंतजार करता है, क्लिक का इंतजार करता है। आप स्क्रॉल अप डाउन करते हैं, तो अगर आप स्क्रॉल अप एंड डाउन के इवेंट को हैंडल किया है, जिसने जावास्क्रिप्ट बेसिक पढ़ी है उसको समझ आ रही है, जिसने नहीं पढ़ी अभी आगे चल के अभी कराऊंगा तो खुद ही समझ आ जाएगी। तो जो स्क्रॉल के साथ आप कॉल बैक देते हैं, तो वो किसका इंतजार करता है, स्क्रॉल होगा तो मैं चलूंगा। तो सिर्फ ये समझ लें कि कॉल बैक क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो इंस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं होता, जो अपनी एग्जीक्यूशन के लिए किसी और हैपनिंग का इंतजार करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉल बैक फंक्शन। ठीक? तो पहली डेफिनेशन देसी वाली बताई थी ना मैंने, कि कोई भी फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट पास हो तो वो कॉल बैक होता है। अब आपको कॉल बैक भी समझ आ गई। उसे कॉल बैक क्यों कहते हो, क्योंकि वो फौरन नहीं चलता, वो अपने चलने के लिए इंतजार करता है एक सर्टेन इवेंट का, किसी और हैपनिंग का। तो अब अगर मैं यहाँ पे 6 सेकंड रखूं, 6000 का मतलब 6 सेकंड, और उसके बाद में रखूं लॉग रखूं, और यहाँ पे करूं जी आई एम आफ्टर टाइम आउट, तो मैं ये कम करूंगा कि देखिए आई एम आफ्टर टाइम आउट। मैंने कहा था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का ख्याल रखना है आपने, जावास्क्रिप्ट की दो टर्म्स को याद रखना है, ख्याल नहीं रखना। किसी वक्त वापस आऊंगा इसको। अब आपको पता चला है कि उसूलन हेलो पहले आ रहा है, अगर सिंक्रोनस की बात करें हेलो पहले आ रहा है, और आई एम आउटसाइड द टाइम आउट बाद में आ रहा है। लेकिन चलते वक्त आई एम आफ्टर टाइम आउट पहले चल रहा है, और हेलो, तो सिंक्रोनस गया ना काम, सिंक्रोनिसिटी तो गई ना। इसका मतलब है हमने पहली दफा जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस बिहेवियर अचीव कर लिया है, कि जब भी आपको कोई चीज
अच्छा, मैंने कहा जी जो जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, तो सिंगल थ्रेडेड का प्रिंसिपल क्या है कि जो थ्रेड में ब्लॉकिंग कोड आ गया वहां रुक जाएगा, जब तक वो खत्म नहीं होगा आगे। ये सिंक्रोनस बिहेवियर था ना, तो अब सेट टाइम आउट क्या कर रहा है, रोक नहीं रहा। तो अगर मेन थ्रेड में रुकावट आ जाए तो आगे का काम चलेगा। तो मैंने क्या कहा, सेट टाइम आउट का क्या मतलब है, एक सेपरेट एरिया है, उसे मेन थ्रेड से निकालो, उसे सेपरेटली एग्जीक्यूट करो और साथ में काउंटर चलाओ। जो ही काउंटर खत्म हो जाए, कॉल मी बैक, वापस आके मुझे कॉल कर लो। अब जब मैं आपको इवेंट लूप समझाऊंगा ना, आपको इतना मजा आएगा कि आपको जावास्क्रिप्ट की हर चीज की अंदरूनी कहानी समझ आ रही होगी क्यों। तो इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट बाय नेचर एसिंक्रोनस नहीं है। हम एसिंक्रोनस बिहेवियर्स को अचीव करते हैं इस तरह से। और अब आपको यह समझ आई है कि सेट टाइम आउट इज नॉट ओनली सपोज टू परफॉर्म अ डिलेड टास्क, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव एसिंक्रोनस बिहेवियर्स। वेबसाइट पे कैसे यूज होता है सेट टाइम आउट? अच्छा, वेबसाइट पे मैं जब एपीआई कॉल्स करूं या कोई एसिंक्रोनस काम करूंगा तो बता सकूंगा, अभी तो खैर इसी की एग्जांपल ट्रीट कर लें। सब सबसे बड़ी मिसाल है एपीआई कॉल्स। आपने सर्वर से कोई डाटा फेच करना है, आपको नहीं पता सर्वर ने कितना टाइम लेना है डाटा को रिस्पॉन्ड करने में, पता है आपको? बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, सर्वर नेट की स्पीड स्लो हो सकती है आपकी, सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम स्लो हो सकता है आपका, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो अगर आप एसिंक्रोनस काम नहीं करेंगे सर्वर की हैंडलिंग के लिए, तो फिर जब तक सर्वर का रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आपका पूरा पेज स्टक हो जाएगा। आपका पूरा पेज क्या हो जाएगा? तो ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन करें, मैं दराज की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, चलेगा। मिसाल शायद ये थोड़ी एडवांस मिसाल हो जाए, लेकिन इसको समझना अगर नहीं भी आती तो ये देखें, डाटा लोड हो रहा है, डाटा लोड नहीं हुआ ना, ये क्या बता रहा है आपको, लोडिंग हो रही है। अच्छा, जब तक लोडिंग हो रही थी तो क्या पेज ब्लॉक था आपका? आसान हो जाए जरा, मैं इस बिहेवियर को जरा सही तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आपने दराज की वेबसाइट ओपन की, दराज की वेबसाइट पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने में कुछ टाइम लगा क्योंकि रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, सर्वर से वापस आएगी। अब मैं जरा ना इस नेटवर्क की को सिमुलेट करता हूँ, स्लो नेटवर्क पे ले जाता हूँ इसको। स्लो 3G पे ले जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, डेटा शो हो रहा है ना? नहीं शो हो रहा। अब नहीं शो हो रहा तो डेटा की जगह उसके प्लेस होल्डर शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यहाँ पे कोई होती, ब्लॉकिंग स्टेटमेंट होती तो पूरा पेज ब्लैंक शो होता। तब तक ब्लैंक रहता जब तक सर्वर से डाटा नहीं आता। तो मुझे ये बताएं, अगर 4 सेकंड किसी वेबसाइट का पेज ब्लैंक रहे तो आप बीइंग यूजर उसे यूज करेंगे? ओके, थकी वेबसाइट चल ही नहीं रही। अच्छा, आप अगर आप फिर थोड़े से टेक्निकल है, कोई लेमैन यूजर हो, वो कहेगा यार ये शायद वेबसाइट खराब है, चल ही नहीं रही। हालांकि खराब नहीं है, वो डाटा लोडिंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
जावास्क्रिप्ट में इस पोर्शन को ब्लॉक किया होता तो ये पूरा पेज तब तक ब्लॉक रहता जब तक, अब वो ब्लॉक नहीं हुआ, रिक्वेस्ट चली गई सर्वर पे, वो एक सेपरेट थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रही है। इन द मीन टाइम जावास्क्रिप्ट की अगली लाइनें चली और अगली लाइनों का यार तब तक लोडर तो शो करो ना, तब तक यूजर को तो एंगेज रखो, वो तो ना भागे। जब डेटा सर्वर से वापस आए तो उसने पीछे कॉल बैक रखा होगा कि जो ही डेटा वापस आए तो कॉल बैक को चला दो, और कॉल बैक को चलाने का मतलब ये कि डेटा को फिल कर दो। समझ आई बात? तो अगर तो वो रुक जाता तो पेज ही ब्लॉक रहता, और ब्लॉक रहने का मतलब स्टक हो जाता। ठीक है, और ऐसा होता था प्रीवियसली जब जावास्क्रिप्ट की मॉडर्न अप्रोचेस नहीं आई थी, तो पुराने जमाने की अगर किसी ने वेबसाइट यूज की हो ना, आप तो छोटे हैं अभी, 2003-4 में, तो जब बंदा एक क्लिक करता था ना, तो क्लिक कहीं फंस जाता ना, तो बैठ के वेट करना पड़ता था यार। अब ये निकलेगा, कुछ होगा तो फिर आगे चलेगा। ब्लॉक, आपको याद है मैंने अलर्ट पर आते हुए आपको ब्लॉकिंग बिहेवियर बताया था? अलर्ट क्या कर देता है? पूरे पेज को ब्लॉक कर देता है। समझ आई बात? तो ये सिर्फ अलर्ट ही ब्लॉक नहीं करता, सिर्फ प्रॉम्प्ट ही नहीं करता, सिर्फ आजकल अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म तो यूज ही नहीं होते। ब्लॉक कौन करता है? जो भी कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन हो किसी फंक्शन की। मिसाल के तौर पे उस फंक्शन ने 15 सेकंड लेने हो एग्जीक्यूशन कंप्लीट, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उस फंक्शन से नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो 15 सेकंड के लिए ब्लॉक हो गई। 15 सेकंड कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है। और अगर किसी बंदे ने दराज से मोबाइल खरीदना हो, और ये एक ने नहीं, एक सेकंड में कई ट्रांजेक्शन हो रही होती है ना, तो इसका मतलब अगर 10 सेकंड के लिए आपकी वेबसाइट रुक गई है ना, तो कितने लाखों का नुकसान होगा। इसको पैसों में कन्वर्ट कर लें। समझ ये बात? ये आपके सवाल का जवाब था, जिसको समझ नहीं आई डोंट वरी। ठीक है, तो आपने ये देख लिया जी कि जब मैंने किसी कोड को सेट टाइम को आउट को दे दिया, तो उसने, वो रुका नहीं वहां पे, उसने कहा जी 6 सेकंड में वेट करूंगा, उसने उस कोड को ब्राउजर की एपीआई में मूव कर दिया, वो वहां पे काउंटर उसने चला के काउंटर चलाना शुरू कर दिया, और नॉर्मल बाकी फंक्शन को एग्जीक्यूशन की जारी रखी। जी जी। कौन सा फंक्शन? ठीक, अगर तो बाकी इसमें ना दो चीजें हैं, अभी इसका जवाब शायद आपको कंप्लीट ना मिले। इसमें एक पूरा कॉन्सेप्ट है इवेंट लूप का, उसमें 6 से 7 स्टेप्स इन्वॉल्व है। पहले कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक में जाता है, वेब एपीआई में जाता है, ब्राउजर की एपीआई से जाके ये अपना कॉल स्टैक मैसेज क्यू में आता है। अब क्यू की भी दो है, मैक्रो क्यू और माइक्रो क्यू। फिर मैक्रो क्यू और माइक्रो क्यू से आके इवेंट लूप के जरिए दोबारा कॉल स्टैक में मूव करता है, फिर वहां से पॉप होता है और वहां से मेमोरी से जो है आउट होता है। जब तक आपको वो सारा साइकिल समझ नहीं आएगा, अभी तो मैं सिर्फ सेट टाइम आउट बता रहा हूँ आपको, फिर भी ये पूरा साइकिल कंप्लीट करेगा। अगर हम टाइम 0 दे दें मिसाल के तौर पे, तो फिर भी इसने वो पीछे बिहाइंड द सीन इवेंट लूप का पूरा साइकिल कंप्लीट करना है। आपको शौक है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं भी पढ़ाऊंगा डिटेल के साथ, क्योंकि नोड का पूरा आर्किटेक्चर है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज नोड जेएस आर्किटेक्चर, व्हाट इज जेएस आर्किटेक्चर, उसका जवाब ये है इवेंट लूप। इसके पीछे ये पूरी रॉकेट साइंस है। और बेसिकली कोई भी डायग्राम ले ले, सारी डायग्राम्स वन वे और द अदर वे एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही है। हर बंदे का डिफरेंट स्टाइल है एक्सप्लेन करने का। ठीक है, ये हीप है, ये कॉल स्टैक है, ये इवेंट लूप है, ये क्यू है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये वेब एपीआई है, और ये सारी कहानी। जिस दिन आप ये वेब एपीआई कंप्लीट समझ गए ना, उस दिन आपके सारे सवालों के जवाब खुद ही आ जाएंगे। तो अब ट्रस्ट मी, अभी के लिए मुझे छोड़ दें, मुझे आगे भी जाना है। गॉट इट? वैसे अगर इवेंट लूप इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, और जावास्क्रिप्ट चलती है V8 इंजन पे। V8 क्रोम का इंजन है। हर ब्राउजर अपना एक इंजन लाता है साथ, उसके अंदर एक इंजन है जिसके ऊपर कोड ने एग्जीक्यूट होना है। जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो V8 इंजन कहलाता है। V8 इंजन इस प्रिंसिपल के तहत काम करता है। जितना भी कोड होगा ना, वो इस पूरी की पूरी, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताई है, इस पूरे साइकिल से गुजरेगा। अगर उसमें कोई ब्लॉकिंग नहीं है तो उसको तो मसला ही नहीं है। कॉल स्टैक में जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट होकर कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा। मसला कब आएगा? जब सेट टाइम आउट, ये सिंक्रोनिसिटी अचीव करना है और ये काम सारे करने हैं। बहरहाल, तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाना क्या था, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें आपको ये पता लग जाए कि फंक्शन को बतौर पैरामीटर दूसरे फंक्शन में कब इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कहानी मैंने समझानी नहीं थी, इवेंट लूप क्या है, ये तो सवाल आपने दिए तो ठीक है, पर आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। यानी ये मैंने अपने उस पॉइंट में मजीद वजन डालने के लिए कॉन्सेप्ट समझाया, अदरवाइज मेरा मकसद हरगिज आपको इस वक्त इवेंट लूप में उलझाना नहीं था।
इवेंट लूप प्रॉपरली आपको तब समझ आएगी जब आप 1-1.5 महीना गुजार लेंगे, फिर मुझे बताइएगा। जब हम प्रोमिसेस पढ़ेंगे, कॉल बैक हेल पढ़ेंगे, तो अब आपको एक और हिंट भी मिल गया जी, कॉल बैक है ना, तो कॉल बैक हेल भी है। तो लफ्ज हेल सुन के ठीक है, अब कॉल बैक हेल है तो हेल के नाम सुन के आपको पता है कि कोई बुरी चीज है। फिर इस हेल को, हेल के अपोजिट क्या है, वो जन्नत को क्या कहते हैं, पैराडाइज बनाने के लिए फिर प्रोमिसेस आएंगे। तो ये बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर होंगी चीजें फ्लो में। तो खैर आपको भी पता लग गया जी कॉल बैक क्या है, कॉल बैक को बतौर पैरामीटर कैसे पास करते हैं, और ये सारी कहानी है। अब मुझे 2-3 चीजें और डिस्कस करनी है और उसके बाद हम स्ट्रेट अवे रिएक्ट पे जंप करेंगे, प्रोबेबली कल रिएक्ट पे जंप करेंगे और रिएक्ट पे जंप करेंगे और साथ साथ जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट ये जारी रहेंगे। मुझे बताएं कि अरे क्या है। ठीक है, वो डेफिनेशन आपने अपने जहन में रखनी है, किसी को नहीं बतानी, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत बेसिक है, मतलब मैट्रिक के बच्चे को भी ये डेफिनेशन आनी चाहिए कि सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। और अब ये अंडरस्टूड है, आपने मुझे नहीं बतानी सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। अरे एक ऑब्जेक्ट है, वो चीजें अंडरस्टूड है ही हैं जो हमने थ्योरी पढ़ ली है। लेकिन अरे एब्स्ट्रैक्ट व्यू में देखें तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। तो अब आप मुझे कहेंगे सर साबित करें कि अरे के प्रॉपर्टीज और फंक्शंस कैसे हैं। देखिए ना, देखिए हर चीज को लोहे पे लकीर नहीं मानना। मैंने जब कहा है ना कि ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या चीज होती है, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। तो अगर आप मुझे ये कहने की कोशिश करें, जैसे अभी वो इवेंट लूप वाला आप मुझसे भी सवाल पूछ रहे थे कि अगर ये चीज है सर, तो फिर आप ये साबित करें ना कि ये ऑब्जेक्ट है, तो अरे को तो ऐसा होना चाहिए ना। तो हमने तो कहीं देखी नहीं अरे में की वैल्यू प्रॉपर्टीज, यानी अरे में प्रॉपर्टीज और फंक्शंस तो देखे ही नहीं, ना बनाना सीखे ना कहीं। तो ईमान बिल गैब, अरे ऑब्जेक्ट है, अरे ऑब्जेक्ट है। अब जब ऑब्जेक्ट है तो इस पे भी ईमान बिल गैब कर लें कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस भी हैं। समझ आई बात, मैं नहीं दिखा सकता कैसे हैं, पर हैं। अब यूज कैसे करें, यूज करने से आपको पता लग जाएगा। मेरे पास ये एक अरे है, मैं इसको अब मिटा दूं ना, एम आई सेफ टू डू दैट। और मेरे पास एक अरे है, अब मैं ये साबित करूंगा कि इसके अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस दोनों हैं। दिखा नहीं सकूंगा, सिमुलेट नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैंने कहा ना कुछ चीजें ईमान पे भी चलती हैं। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं जी नम्स डॉट, लो डॉट के साथ क्या आता है, या प्रॉपर्टी या, तो ये इंटेलिजेंस दे रहा है ना, इसका मतलब ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं, तो ये क्या लिखा है मैंने, किसकी, अरे की। तो प्रॉपर्टी किसकी होती है, तो अरे हुआ ना ऑब्जेक्ट। अच्छा नहीं यकीन तो ये देख ले, इसको मैं लॉग करके भी दिखा देता हूं आपको, ये नतीजा देगा कोई एरर दिए बगैर। नम्स क्या है, अरे है, तो अरे मैंने कहा था ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, ईमान मिल गया प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। अब यहां जाए, 4 क्या है, लेंथ 1 2 3, तो अरे हुआ ना ऑब्जेक्ट। समझ आई बात। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर तो फंक्शंस भी होंगे भाई, एक दो फंक्शंस अभी देख लें, बहुत सारे फंक्शंस है, अरेज के जितने फंक्शंस है ना, भरमार लगी हुई है। तो मैं अगर ये कहूं कि नम्स डॉट पुश, ये लिखा हुआ ब्रैकेट में, ये मेथड है, मैं फंक्शन फंक्शन बोल रहा हूँ, तो क्या फर्क ना बता दें फंक्शन और मेथड में फर्क क्या है। यूनिवर्सिटी में पूरे 8 सेमेस्टर लोग फंक्शन फंक्शन मेथड मेथड पढ़ रहे होते हैं, किसी को फर्क शायद ही पता होता है कि फंक्शन में और मेथड में फर्क क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है, तो फर्क ये है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट है, तो ये फंक्शन है। अगर फंक्शन ही किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड है, तो वो मेथड है। नहीं समझ आई, जरूरी नहीं है ना, उसके बगैर भी हो सकता है। कस्टम फंक्शन बनाएं किसी ऑब्जेक्ट के साथ, उसके एसोसिएशन। मिसाल देता हूं, मैंने इसलिए पहले पूछा था, कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर कंफ्यूज होंगे तो छोड़ देते हैं, आगे चल के काम आ जाएगा। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जी, लेट पर्सन इक्वल्स टू दिस,
इसका नेम एक ही प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस, या दो ले लेते हैं, इसकी एज है दैट इज इक्वल टू, और तीसरा है इसका फंक्शन, और ये है जी डिस्प्ले पर्सन इस, ये कॉल बैक फंक्शन हो सकता है या फैट एरो फंक्शन हो सकता है, ये फंक्शन है, मेथड है, ये मेथड है, ये ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो गया, ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के बगैर इसको कॉल करके दिखाएं, कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, पर्सन डॉट डिस्प्ले पर्सन, इसकी मुनासिबत किससे हो गई है, मेथड, इसको कॉल कर सकते हैं उसके बगैर, इसको पर्सन डॉट टेस्ट करने की जरूरत है, इसको सिर्फ टेस्ट कॉल करेंगे हो जाएगा कॉल। ये बारीक सा डिफरेंस है बहुत सारे लोग मिक्स करते हैं और बहुत सारे लोग सुनने वाले भी कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ये बारीक सा डिफरेंस है अगर आपको कहीं पता लगना चाहे तो। एनीवेज, तो मैं बता ये रहा था कि जब मैंने नम्स लिखा, साबित ये कर रहा हूं कि अरे जो है वो ऑब्जेक्ट, देखिए ना, मतलब बहुत गहराई में नहीं जाना ना तो बहुत गहराई में बहुत सारी और बातें मुझे निकल आती हैं, मैं उसका जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन अगेन वो सारी चीजें अगर मैं इकट्ठी बोलूंगा ना, आप मुझ पे यकीन रखेंगे, जब आप इख्तिताम करेंगे ना जावास्क्रिप्ट, वो सारे सवालों के जवाब लेके निकलेंगे आप। फिलहाल काफी चीजों में मैं खुद भी रिस्ट्रिक्टेड हूँ, काफी चीजें एक्सप्लेन नहीं की, काफी, क्योंकि मेरा एक अपना स्टाइल ऑफ टीचिंग है कि वो मैं उस फ्लो से हट जाऊंगा तो शायद मैं उस तरह से चीजें कन्वे ना कर पाऊँ। तो मैंने आपको अल्टीमेटली यही है भाई, हर चीज ऑब्जेक्ट है, ये इस बात में मैं अभी तक कायम हूँ, ठीक है। तो अभी मैं साबित क्या कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना कि अरे ऑब्जेक्ट है, तो शक्ल से तो कहीं नहीं दिखता अरे ऑब्जेक्ट है, किधर से ऑब्जेक्ट है, आप वो भी मुझे झूठा साबित कर सकते हैं फिर, पता है। लेकिन मैंने क्या कहा कुछ चीजों पे क्योंकि पता है ये चीजें इवॉल्व हुई हैं वक्त के साथ साथ, पहले कुछ और थी, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और हुई, फिर कुछ और हुई, ये चीजें वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई हैं। एनीवेज, तो मैंने कहा जी नम, अगर मैं ब्रैकेट्स ना लगाऊं तो उसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट लगा दो तो क्या है, नहीं, अब मेथड पढ़ लिया ना, अब तो मेथड बोलो अब तो मेथड बोलो, क्योंकि देखिए ना, मैंने ये चीज बतानी थी कि यहाँ हिंट में क्या लिखा हुआ था, मेथड है, मैं फंक्शन फंक्शन कर रहा हूँ, आप कहेंगे यार वो कह रहा है मेथड है, आप कह रहे हैं फंक्शन है, ये क्या बदतमीजी है, कह सकते थे ना। तो अब पुश क्या है, किसका, नम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, पुश अरे का मेथड है, पुश किसका मेथड है, तो समझ आ गई कि अरे में प्रॉपर्टीज भी हैं और मेथड, तो फंक्शन किधर आ गए भाई, फंक्शन तब तक मैं इस्तेमाल कर रहा था जब तक पढ़े नहीं थे, अब मेथड है। तो नम्स, तो इसका मतलब है अरे का जैसे पुश मेथड है ना, इस तरह के बहुत सारे और मेथड्स भी हैं। तो पुश क्या करता है पता है, एक एलिमेंट अरे के एंड पे ऐड कर देता है, यानी पुश में जो भी, ये 45 क्या है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, वैल्यू तो है ही है ना, अंडरस्टूड है। ये पुश में मैं क्या पास कर रहा हूँ, एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ ना, तो पुश फंक्शन मैंने लिखा है, किसने लिखा है, तो जो बिल्ट इन चीज होती है उसके आर्ग्यूमेंट्स भी कौन बताता है, डॉक्यूमेंटेशन ही बताती है ना, जावास्क्रिप्ट भी बताती है यार। तो पुश एक आर्ग्यूमेंट लेता है, करता क्या है देखें जरा, अब यहां से भी हिंट पढ़ ले, न्यू एलिमेंट्स टू ऐड टू द अरे, अपेंड्स न्यू एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन अरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ द अरे। इसका मतलब यहां से भी आपको पता लग सकता है कि वट एवर एलिमेंट यू आर गोइंग टू गिव टू द पुश, इट वुड ऐड दैट एलिमेंट टू द एंड ऑफ द अरे, इसका मतलब एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को नहीं छेड़ता। तो अगर मैं इसके बाद यहाँ पे लॉग करूंगा तो मुझे कितनी लेंथ मिलेगी, और अगर मैं इससे पहले करता तो कितनी मिलती, यानी अगर मैं यही लॉग यहाँ करता तो कितनी लेंथ मिलती, और यहाँ कर रहा हूँ तो कितनी मिली, क्योंकि यहाँ तक 4 थे, इस लाइन ने क्या कर दिया, एक और ऐड कर दिया, और यहाँ तक क्या हो गए। आप सिर्फ ये भी कर सकते हैं नम्स, तो अब नम्स में देखिएगा एडिशनल वैल्यू होगी, ये 45 कहाँ से आई, ये मैंने अरे में बाद में पुश की, बिल्कुल लगा सकते हैं, उतने टाइम के बाद वो उसको जाके पुश कर देगा। यानी ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना अलग अलग कॉन्सेप्ट, ये एंड पे जाके हम सारों को जोड़ेंगे और एक जबरदस्त सा सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। अब आपने देखा है वो बूटस्ट्रैप में स्लाइडर चल रहा होता है, तो आपके ज़हन में क्या आया, कैसे चल रहा होगा, सेट टाइम नहीं होगा, सेट टाइम नहीं होगा। अच्छा, उसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा रफली बताऊं तो कितने इमेजेस स्लाइडर में होते हैं, 4 या 5, 5 इमेजेस के पाथ एक अरे में डाल दें,
डाल सकते हैं ना, उस अरे को उठा के सेट टाइम आउट के अंदर लूप लगा दें। हर सेकंड बाद इमेज का पाथ चेंज हो रहा है, तो इमेज जो डिस्प्ले हो रहा होता है वो तो एक्चुअली कुछ नहीं होता ना, पीछे पाथ का ही कमाल होता है। 3 सेकंड बाद इमेज का पाथ चेंज हो रहा है तो इमेज ही पूरा उठ के चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजों को मिलाऊंगा एंड पे आगे। समझ आ गई बात यहां तक? तो ये साबित करना था जी कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन बतौर पैरामीटर कौन से सिनेरियोज हैं, अभी एक ही डिस्कस किया, लेकिन ऐसा सिनेरियोज हैं जिसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर, और कब पास करना है, जब हमें फंक्शन को फौरन एग्जीक्यूट, जब उसको किसी दूसरी हैपनिंग के साथ मशरूत करना है। और आखिरी चीज ये बताइए कि अरे जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो शक्ल से कहीं से नहीं दिखता ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेमोरी में स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट है। और फिर मैंने कहा जी कि ईमान बिल गैब कर लें कि जी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और ऑब्जेक्ट की दो ही शराइत हैं, प्रॉपर्टीज और, लो जी फिर फंक्शन आ गए। ठीक होगी बात? अच्छा, फंक्शन कोई गलत नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे, आपने उन पे फतवा नहीं झाड़ देना डायरेक्टली, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है। तो अब लें जी, मैंने आपको ये बता दिया कि चीजें जिस तरह दिखती है ना, उनकी नाम और उनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन उनकी अंदर अंदरूने खाना सारा कुछ जो है वो सेम है। तो अब जरा कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखते हैं जिनका डॉम से कोई ताल्लुक निकालते हैं हम। तो मैंने बोला जी कि अगर मैं यहाँ पे लॉग में डॉक्यूमेंट दे दूं, तो डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा, यहाँ डॉक्यूमेंट लिखता या वहां से लिखा तो एक ही बात है ना, यहाँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए लिखते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, तो डॉक्यूमेंट क्या है? अब कुछ और चीजें ईमान बिल गैब वाली आनी है। अब शक्ल से देख के तो आपको लग ही नहीं रहा ये कहीं ऑब्जेक्ट है, तो अभी अरे के केस में साबित नहीं हो गया कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। वो ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा लेकिन है ऑब्जेक्ट है। तो डॉक्यूमेंट के साथ भी वही सिचुएशन नहीं है, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा लेकिन है। क्यों, आपको कैसे पता चला? मैं कह रहा हूं ना। ठीक है, चले। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या होना चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी? प्रॉपर्टीज और मेथड्स। गुड। अब अगर मैं यहां पे लिखूं डॉक्यूमेंट सिर्फ टेस्टिंग के लिए, और साथ में डॉट बोल दूं, वो सारी चीजें हिंट्स में आ जाएंगी ना। ठीक। अब अगर मैं डॉट में आऊं तो लोकेशन वगैरह 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 सारा कुछ इसमें। अब इसमें मुझे अभी तक के लिए ना एक फंक्शन चाहिए, एक मेथड चाहिए, तो मुझे सिर्फ उसका जिक्र करूंगा। मैं यहां पे करूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? या आपको क्या पता प्रॉपर्टी है? अभी तक आपको नहीं पता ना, तो आप कहेंगे या प्रॉपर्टी है या मेथड है। मतलब आप फौरन ना अनाउंस कर दिया करें ना, फतवा लगाने वाली बात की मैंने कहा जी गेट एलिमेंट आईडी क्या, आप कहें जी, आप कहते हैं जी प्रॉपर्टी, तो आपको क्या पता अभी मैं ब्रैकेट डालूंगा या नहीं डालूंगा? तो फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए? या ये प्रॉपर्टी है, दो ही हो सकती है, तीसरी कोई सूरत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं ये लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आगे हिंट में देखें यहां आपको मिल गया क्या है, ये पता लग गया ना। तो इसका मतलब है जब आपको ये पता लग गया मेथड है, तो आपको अगली बात क्या पता लग गई है कि इसके साथ ब्रैकेट्स आनी है। तो जब ब्रैकेट आ गई है तो आपको फिर एक और चीज पता लग गई है कि फंक्शन तो आर्गुमेंट भी ले सकता है भाई। फंक्शन तो यहां हिंट में देख लें क्या ले रहा है ये, एलिमेंट की आईडी। तो एलिमेंट क्या होता है? मैंने कहा था जितने भी एचटीएमएल में टैग्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में उनको हम क्या बोलते हैं? तो किसी भी एलिमेंट की आईडी, अब अगर मैं यहां यूएल को जाके या एलआई को जाके एक आईडी दे दूं, अब आईडी जो है वो ये होगी ना। अब एचटीएमएल में तो पता नहीं है आईडी दी जाती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां पे कहता हूं जी डॉक्यूमेंट उस पूरे के पूरे डॉम ट्री को काबू करेगा डॉक्यूमेंट। फिर मैंने कहा जी गेट एलिमेंट, यानी उस पूरे डॉम के ट्री के साथ मेरा कोई लेना देना, आप एक एलिमेंट को गेट कर लो। अब ये पहचान कैसे होगी कि कौन से एलिमेंट को गेट करना है? उसकी आईडी से। तो मैंने कहा गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो यहां पे क्या दूंगा? आईडी का नेम। तो ये आईडी क्या दिया मैंने? आइटम। तो अब आपको ये लाइन बहुत सारी जगहों पे लिखी हुई देख मिलती होगी, तो अब आप इसको समझ गए ये क्या है? ये बेसिकली
डॉम के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट का रेफरेंस है। ठीक, अगर मैं इसको, यहां मैंने बाहर इसलिए लिखा कि आपको दिखा सकूं सेपरेटली, अगर मैं इसको कंसोल कर दूं तो फिर आप कहेंगे यार आप तो कह रहे थे ऑब्जेक्ट 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 पड़ी हुई थी, ऑब्जेक्ट तो ये भी नहीं है। मान लें कि ये क्या है, ठीक, आप कहेंगे जी अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ये कर दूं तो ए में क्या है, इसका रेफरेंस, किसका रेफरेंस, एक एलिमेंट का रेफरेंस जिस एलिमेंट की आईडी मैंने प्रोवाइड की हुई है। तो साथ ही मैं दूसरे अल्फाज में क्या करूं, ए क्या है, रेफरेंस किसका होता है, ऑब्जेक्ट ही का होता है ना। तो इसका मतलब ये ईमान बिल गैब वाला ऑब्जेक्ट भी है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। बात समझ आ गई है? अगर आपको ये बात समझ आ गई है ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट की समझ आधी कहानी तो वैसे ही समझ आ गई होगी कि जब भी हम किसी भी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ज्यादातर ताल्लुक फ्रंट एंड में अगर बात की जाए तो किसके साथ है, डॉम के साथ है। और जब हम डॉम को सेलेक्ट करके उसका रेफरेंस किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उस वेरिएबल को बतौर ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सकता है। जब उस वेरिएबल को बतौर ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा सकता है तो उसमें दो ही चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज या, आप जरा गौर से देखिएगा, मैं ए लिखता हूं साथ में ये लिखता हूं, मैंने क्या कहा, दो ही चीजें होंगी, प्रॉपर्टीज या। अब आप मुझे ये बताएं, ये पहले नंबर पे एट्रीब्यूट नोड, ये क्या है? अच्छा, आप मुझे कहेंगे यार ये जो ऑल कैपिटल लेटर्स वाली कन्वेंशन तो किसी प्रॉपर्टी की हमने, तो ये ऑल कैपिटल कन्वेंशन पता है किस लिए होती है, कॉन्स्टेंट्स के लिए होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टीज ही, लेकिन उनको किससे डिनोट किया गया है, कैपिटल लेटर से। गॉट इट? तो अब अगर कहीं कैपिटल लेटर लिखे देखें तो वहां लिखा हो या ना हो, आपने क्या समझना है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज, बाकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हम चेंज। बात समझ आई या नहीं आई? तो ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, अब यहां देखते रहे साथ, प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज, ये मेथड आ गया, ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, कैपिटल के साथ, तो इसका मतलब इनकी वैल्यू चेंज। समझ आ गई बात? है दो ही चीजें भाई, प्रॉपर्टी और मेथड, नथिंग एल्स। नीचे है जी, ये क्या है, ये क्या है, अब इन बक्सों से भी पहचान लें, ये जो क्यूब है ये क्या है, और ये टू डायमेंशनल होता है, पैरेललोग्राम कहलाती है, थ्री डायमेंशनल क्या कहते हैं इसको सर, इस शेप को क्या कहते हैं? नहीं नहीं, ये क्यूब है ना भाईजान, क्यूब का मतलब ये ऑल साइड्स आर इक्वल, कितनी, 8 साइडें होती है ना, रेक्टेंगुलर क्यूब है या चलो इसको कह लें। तो इस इन शक्लों से भी पहचाना करें, जहां ये शक्ल आ जाए इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, कलर से भी ये पहचान लें, ये फिर प्रॉपर्टी आ गई, फिर प्रॉपर्टीज आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए था, बजाते खुद ए एक वेरिएबल है, अब मैं इसमें क्या चीज स्टोर करता हूं, उस आने वाली चीज की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बन गई है। अगर मैं इसमें नंबर स्टोर कर दूं, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसमें मैं रेफरेंस स्टोर कर रहा हूं किसका, डॉम के एक एलिमेंट का। तो डॉम के एलिमेंट को मैंने कहा जी, डॉम 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 किससे निकला, डीओएम से, और डीओएम में ओ क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ए क्या बन गया, एक किसकी वजह से, आने वाले एलिमेंट की वजह से। जब वो ऑब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब उसमें क्या चीजें होंगी, ये सारी ईमान बिल गैब वाली बातें, ठीक है ना, जो शक्ल से नहीं दिखती है आपको। अच्छा, अब मैं कहूं जी ए डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट क्या है, या प्रॉपर्टी या किसका, और ए का मतलब किसका, वो जो पहला लिस्ट आइटम है उसका। बात, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है ना। तो इनर टेक्स्ट जो है वो, अगर यहां एक और बात देख लें, ब्रैकेट्स डालें, अगर आपको हिंट मिले, ये हर दफा ऐसा नहीं होता लेकिन अक्सर,
हिंट मिले तो वो मेथड होगा, हिंट ना मिले तो इसका मतलब ये मेथड। तो इनर टेक्स्ट क्या है भाई? अब मैंने क्या कहा है, जब प्रॉपर्टी हो कोई चीज और इनर टेक्स्ट कैपिटल लेटर में, किसमें? कैमल केस या लोअर केस में, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने कहा जो प्रॉपर्टी कैमल केस में लिखी होती, जो प्रॉपर्टी कैप्स में लिखी होती है उसकी वैल्यू चेंज, जो कैप्स में नहीं होती उसकी वैल्यू चेंज। तो वैल्यू चेंज कैसे होती है, वैल्यू असाइन कैसे करते हैं? इक्वल टू देके ना। तो मैं इसे कह दूं जी आई एम यासिर अली, समझ बात? अब जरा देखिएगा ए क्या था यहाँ पे ग्राफिकली, ये था ना लॉरम इप्सम, यही था ना। जावास्क्रिप्ट में मैंने इसे क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। मैंने नहीं बनाया, डॉम ने बनाया। डॉम ने खुद ही बना दिया। मैंने कहा था ना डॉम की डेफिनेशन क्या है, जब हमारा वेब पेज ब्राउजर पे रेंडर होता है तो ब्राउजर खुद तमाम के तमाम एलिमेंट्स को ऑब्जेक्ट बना देता है, वो उसने बना दिए। अब जब ऑब्जेक्ट बना दिए तो मैंने उस ऑब्जेक्ट में से एक को पिक किया, ए में स्टोर कर दिया, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी गेट की डॉट इनर टेक्स्ट था, इनर टेक्स्ट, और उसकी वैल्यू को चेंज कर दी। जब मैं रिफ्रेश करूंगा, नहीं समझ आ गई बात? तो इनर टेक्स्ट कैप्स में नहीं थी, इसका मतलब प्रॉपर्टी थी, और प्रॉपर्टी जो कैप्स में ना हो, कांस्टेंट ना हो, वो चेंज। अब जरा मुझे एक और बात का सवाल, एक और सवाल का जवाब दें। ये जो है, ये अंडरलाइन है और ब्लू है, यानी ये एंकर है और ये एंकर से खत्म हो गए, क्यों? एल आई के अंदर क्या पड़ा हुआ था भाई? एल आई के अंदर क्या पड़ा हुआ था? ये पड़ा हुआ था ना। तो मैं यहाँ पे एल आई के अंदर क्या साइन करूं? तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात सुन ले फिर आपका सवाल हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में पहले कोई वैल्यू हो और आप ऊपर से नई असाइन कर दें, पुरानी वाली ओवरराइट हो जाए। तो पहले उसमें क्या था? एंकर टेक्स्ट। मैं क्या दे रहा हूं? सिंपल टेक्स्ट। गई ना, एंकर तो गया, और गया और उसका असर यहां भी जाहिर हो गया। अच्छा, द ब्यूटी इज कि आप डबल कोट्स में वो टैग नोटेशन भी लिख सकते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करता है जावास्क्रिप्ट। एक और सवाल है। अब सवाल ये है कि अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स डालूंगा तो ये अलाउ, तो जब मुझे सिंगल कोट्स के अंदर कोट्स डालने हो तो क्या करूंगा? डबल कोट्स। यहाँ तो भाईजान वो भी अलाउ नहीं है। अभी ठहर देना, डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए ना। आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है ना, बैकटिक क्या होता है मैं पूछूं तो क्या कहेंगे? नहीं, बैकटिक के अलावा भी एक सोल्यूशन है, बैकटिक के अलावा भी एक सोल्यूशन है।